हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए मैंने अभी तक आप लोगों को 8 रूल्स पढ़ाए, साथ ही साथ उनकी एक्सरसाइजेस भी हल करके बतलाई। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 8 हल करके बतलाने जा रहा हूं, लेकिन आपको अब नहीं मालूम कि यहां पर इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए किस नियम का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर मिक्स्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हर सेंटेंस को पढ़कर आपको अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, यानी जो कंडीशंस मैंने पहले बतलाई हैं उन कंडीशंस को अच्छे तरीके से पहले देखना होगा, सोचना होगा और फिर आप किसी एक या एक से अधिक रूल को अप्लाई करेंगे। तो आपको मेरे साथ अपना दिमाग भी चलाना है और साथ ही साथ मेरे बतलाने से पहले आपको यह डिसाइड करना है कि इन दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आप एक कौन सा रूल वहां पर अप्लाई करेंगे या एक से अधिक रूल्स अप्लाई होंगे। अगर आप मेरे से पहले जान लेते हो, पता लगा लेते हो, तो फिर बाद में मुझको कमेंट्स करके बतलाइएगा कि सर मैं आपके पहले यानी मेरे बतलाने से पहले आप लोगों ने उस नियम का पता लगा लिया था। तो चलिए अब इस वीडियो को यहां से शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सेंटेंस। तो चलिए इन दोनों ही सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए और पढ़कर यह मालूम करने का प्रयास करिए कि इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किस रूल को आप अप्लाई करेंगे। चलिए मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल। जेल में 3 कैदी हैं। दे आर टू बी हैंग्ड। उनको फांसी दी जानी है। अब इससे पहले कि मैं रूल बतलाऊं कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, चलिए मैं आपको एक ट्रिक बतलाता हूं कि आप ऐसा पहले रफ वर्क कर लिया करो। कैसे? अब इस सेंटेंस को तो आप छोड़ ही दीजिए, चूंकि ये पहला सेंटेंस है और दूसरे सेंटेंस में आपको आना है और यहां इस सेंटेंस में ये देखना है कि कितने फालतू के शब्द हैं। अब फालतू के शब्द कौन कौन से होते हैं भाई? वो सारे के सारे शब्द जो रिपीट हो रहे हों या वो शब्द जिनका प्रयोग वहां पर किसी नाउन के लिए किया गया है। तो चलिए जरा देखते हैं यहां पर ये दे कौन है भाई? ये प्रिजनर्स हैं। तो प्रिजनर्स के लिए इस दे का प्रयोग किया गया है, तो ये एक फालतू का शब्द हो गया। और अगर इज, एम, आर, वाज, वर जैसी, हैज, हैव, हैड जैसी वर्ब्स होती हैं वो भी लगभग फालतू ही होती हैं, उनको भी आप हटा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक फ्रेज ये बचा, टू बी हैंग्ड। ठीक है ना? बस अब इसको ध्यान से पढ़ना है और अपना दिमाग चलाना है और यह मालूम करना है कि वहां पर हम इसे किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, पढ़ते हैं सेंटेंस को। देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल। जेल में 3 कैदी हैं। किस लिए हैं? टू बी हैंग्ड, भाई लटकाए जाने के लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो अगला वाला जो सेंटेंस है या जो वर्ब है वो इन्फिनिटिव है और आपको पहले भी बतला चुका हूं कि इन्फिनिटिव क्या करता है? पर्पस को शो करता है। जी हां, तो यहां पर ये जो प्रिजनर्स हैं जेल में, तो वो जेल में किस लिए है भाई? किस उद्देश्य के साथ वो जेल में है? तो आपको उद्देश्य दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने आपको बतलाया था कि जहां पर पहले सेंटेंस का जो उद्देश्य दिखा रहा हो अगर दूसरा सेंटेंस, तो उस सेंटेंस में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। और लकीली यहां पर ऑलरेडी पहले से ही इन्फिनिटिव है, लेकिन वो पैसिव वॉइस में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर पैसिव वॉइस में है तो उसे पैसिव वॉइस में यूज कर लीजिए और इन दोनों सेंटेंसेस को कुछ इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। कैसे? देयर आर, ये लीजिए, बहुत ही आसानी के साथ में केवल इस इन्फिनिटिव को आपने इस सेंटेंस के साथ जोड़ दिया। देखिए पहला सेंटेंस ज्यों का त्यों हमने लिख दिया और इसके बाद वो बचा हुआ इन्फिनिटिव है और उस इन्फिनिटिव, वो इन्फिनिटिव एक्चुअली इस सेंटेंस का उद्देश्य है, इसलिए आपने उसको बड़ी आसानी के साथ ऐसे जोड़ दिया। अब अगला सेंटेंस देखिए। ही फाउंड अ पर्स। उसने या उसे एक पर्स मिला। ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। वह रोड पर चला जा रहा था या टहल रहा था। ठीक है? अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़िए और फिर उसी ट्रिक को फिर से एक बार इस्तेमाल करिए। क्या? फालतू के शब्द क्या है? ही फाउंड ए पर्स। तो ये तो पहला सेंटेंस हो गया। ही यहाँ पर ये क्या है? वही व्यक्ति है, तो या तो ये हट जाएगा या तो ये हट जाएगा। ओके, अच्छा वॉज, तो इसको हो सकता है हमें जेरेंड में चेंज करना पड़े या प्रेजेंट पार्टिसिपल में, या हो सकता है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो कुल मिलाकर ये तो वर्ब हो गई। ऑन द रोड वो एक नया ही शब्द है, यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर केवल एक ये है और एक वर्ब ये है जिनको आप हटा सकते हो। लेकिन अब इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़कर और अब अपने दिमाग का प्रयोग करना है कि आखिर यहाँ पर हम किस रूल यानी किस नियम को अप्लाई करें ताकि ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाएं। तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ही फाउंड ए पर्स। उसे एक पर्स मिली। कब मिली? जब वो रोड पर टहल रहा था। तो ध्यान दीजिए, एक एक्शन गोइंग ऑन था यानी चल रहा था।
तो मैंने आपको बतलाया था जब मैं एक रूल को डिस्कस कर रहा था, कौन सा रूल याद करिए जरा, मैं वहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा था बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंड। तो वहाँ पर मैंने आपको बतलाया था कि अगर कोई एक काम कंटिन्यूअसली हो रहा हो और उसी दौरान कोई दूसरी घटना भी घटित होकर समाप्त हो जाए तो वहाँ पर आपको व्हाइल नामक एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करके और उसके बाद जेरंड का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो देखिए कौन सा काम कंटिन्यूअस था, ये वाला कंटिन्यूअस था, तो इसी वर्किंग नाम की वर्ब को जेरंड में चेंज कर लेना है, उससे पहले आपको व्हाइल का प्रयोग कर लेना है। तो ये एक फ्रेज में बदल जाएगा और इस सेंटेंस के साथ उसको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, देखिए ही फाउंड, ये देखिए बड़ी आसानी के साथ में, भाई ये काम कंटिन्यूअस था तो इसी काम को आपने जेरंड में चेंज किया और यहाँ पर उससे पहले आपने व्हाइल नामक एक प्रीपोजिशन लगा दिया। तो ये क्या हो गया, बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और जेरंड, ये जेरंड है। ओके, अच्छा इस वाले हिस्से को आप पहले भी रख सकते हो, कैसे, व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, यानी रोड पर टहलते समय क्या हुआ, ही फाउंड ए पर्स, उसे एक पर्स मिला। आसान है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्चना लॉस्ट हर बुक, अर्चना ने अपनी पुस्तक खो दी। ओके, इट वॉज अ कॉस्टली बुक, ये एक कॉस्टली बुक थी। सी लॉस्ट इट लास्ट इवनिंग, उसने इस पुस्तक को पिछले इवनिंग को खो दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आप फालतू शब्दों को सबसे पहले हटाइए, तो पहला सेंटेंस तो छोड़ दीजिए। देखिए जरा, इट किसके लिए यूज़ किया गया है, इट वॉज ए कॉस्टली बुक, तो यह एक कॉस्टली बुक थी, तो यह कौन सी चीज़ है, ये बुक है, तो ये फालतू का शब्द हो गया, ये हट गया। वाज वर वगैरह ये सब फालतू के शब्द होते हैं, इनको आप हटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉस्टली एक नया शब्द है तो इसको आप नहीं हटा सकते। ये बुक फिर से यहाँ पर रिपीटिंग है तो ये फिर से एक फालतू का शब्द हो गया, इसे भी आप हटा देंगे। ओके, सी कौन है भाई, वही अर्चना है, तो ये सी नामक शब्द भी फालतू का हो गया, इसे भी हटा दीजिए। लॉस्ट एक क्रिया है जो रिपीट कर रही है, ये भी फालतू का शब्द है। फिर ये इट, ये फिर से फालतू का शब्द है। अब यहाँ पर लास्ट इवनिंग अकेले एक ऐसा शब्द है जो फालतू का नहीं है। अब अच्छे से देखिए जरा, पहला वाला सेंटेंस और दूसरे वाले सेंटेंस में केवल एक ये शब्द हमें लेना है और तीसरे वाले सेंटेंस से एक फ्रेज ये लेना है और इन दोनों को ही हम वहाँ उस सेंटेंस में सही जगह पर फिट कर देंगे। अब देखो जरा, कॉस्टली क्या है, बुक है, महंगी क्या है, किताब है, तो ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर बुक से पहले जैसे रखा है हम इसी कॉस्टली को यहाँ पर इस बुक से पहले रख सकते हैं। और लास्ट इवनिंग ये क्या है, टाइम को शो कर रहा है, तो एडवर्ब है, तो एडवर्ब को आप चाहो तो जो फ्रेज होता है उसे आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख दो और चाहो तो आप सेंटेंस के अंत में भी रख दो। ओके, तो चलिए ये सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाएगा, अर्चना, ये देखिए कितनी आसानी के साथ में आप लोगों ने इसको जोड़ दिया। देखिए आपने बुक से पहले आपने कॉस्टली का प्रयोग किया क्योंकि ये एडजेक्टिव है और बुक को मॉडिफाई कर रहा है, और ये जो लास्ट इवनिंग है आप इसे बाद में भी रख सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर अर्चना से पहले लास्ट इवनिंग कॉमा अर्चना लॉस्ट हर कॉस्टली बुक ऐसे कर सकते हो। अगला सेंटेंस देखो, ही वॉज डिसर्टेंड, वह हतोत्साहित था। ही कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या कर ली। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स सेम पर्सन है। ओके, अब जब दोनों ही सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं सेम पर्सन है तो आप वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे या आप परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब देखिए वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो बच्चे लोग बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर गलती कर जाते हैं और वे लोग यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको मैंने वहाँ पर भी बतलाया था और यहाँ पर भी मैं बतला देता हूँ कि अगर दिया हुआ ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्चुअली एडजेक्टिव का काम कर रही है और इस बंदे को मॉडिफाई कर रही है, यानी इस बंदे के बारे में कुछ बतला रही है, उसकी विशेषता बतला रही है, तो फिर आप वो पैसिव वॉइस सेंटेंस उसे मत मानिए। ये सेंटेंस अब पैसिव वॉइस का नहीं है क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जब ऐसा हो तो केवल इस वाज वर इज एम आर को बीइंग में चेंज कर देते हैं, बीइंग डिसर्टेंड ऐसा आप आगे बढ़ा देंगे। चलिए मैं लिखकर आपको बतलाता हूं। ये लीजिए, देखिए आपने केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है और इसके बाद में उसे सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर कॉमा लगाया और दूसरा सेंटेंस ज्यों का त्यों कर दिया। ये आप पहले भी कर चुके हो, बड़ा ही आसान है। अगला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर 4 सेंटेंसेज हैं। देखिए, इट वॉज संडे मॉर्निंग,
संडे की सुबह थी। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। ही वेंट टू बाई टॉयज़, वह टॉयज़ लेने के लिए गया, खरीदने के लिए। ही वॉन्टेड टू बाई टॉयज़ फॉर हिज यंगर ब्रदर, वो टॉयज़ खरीदना चाहता था अपने छोटे भाई के लिए। यहाँ पर भी वही काम करो, फालतू के शब्द सबसे पहले हटा लो। देखो जरा, इट वॉज संडे, इसे तो छोड़ ही दो। फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में कोई समानता नहीं है, अर्थात यहाँ तक अभी आप किसी शब्द को नहीं हटा सकते हैं, कोई फालतू का शब्द नहीं है। तीसरे सेंटेंस में आएंगे तो ये ही कौन है भाई, ये वाला बंदा है, तो ये फालतू का हो गया। यहाँ पर वेंट है, यहाँ पर वेंट है, ये भी फालतू का हो गया। टू मार्केट टू बाई टॉयज़, अब यहाँ पर टू मार्केट है, टू बाई टॉयज़, तो अब यहाँ से इतना शब्द है जो आपके काम का है, तो अब इस काम के शब्द को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगला सेंटेंस देखिए, वहाँ पर भी फालतू के शब्दों को हटा दीजिए। ही, यहाँ पर ये फालतू का शब्द है, ये हट गया। वांटेड, यहाँ पर एक नई क्रिया आई है, चलिए देखते हैं क्या हम इसको हटा पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे वो बाद में देखेंगे। पहले तो ये फालतू का शब्द नहीं है, चूँकि ये रिपीट कर रहा है, सॉरी ये रिपीट नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं आगे, टू बाई टॉयज़, ये भी फालतू का हो गया, चूँकि ये वाला फ्रेज़ यहाँ पर पहले यूज़ किया जा चुका है, तो हम इसको सेलेक्ट कर चुके हैं और उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, फॉर हिज यंगर ब्रदर, ठीक है ना, तो ये वास्तव में एक अलग फ्रेज़ है जो यहाँ पर कहीं नहीं है। तो अब देखिए, एक फ्रेज़ ये, एक ये, और फिर इसके बाद इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। अब फालतू के शब्द तो हट गए, अब चलिए सोचते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई करें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। तो आपको मैंने बतलाया था कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स अलग अलग व्यक्ति या वस्तु हों तो पहले वाले सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ऐसे, यानी ये सब्जेक्ट पहले लिख दोगे और इसके बाद जो क्रिया है उसे आप पार्टिसिपल में चेंज कर दोगे। अगर यहाँ इज, एम, आर, वाज, वर लिखा है तो आप बीइंग में चेंज कर दो, लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब है तो उसे हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। तो यहाँ पर वाज वर है तो बीइंग लगाइए, इट बीइंग संडे तो ये देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी आसानी के साथ मैंने जोड़ा है। क्या आप भी ऐसा कर सकते हो? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते, बड़ी आसानी के साथ ऐसा कर सकते हैं। जरा देखिए, हमने इस सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज बनाया। देखिए यहाँ पर ये नॉमिनेटिव रखा है और उस की क्रिया को जैसे ही हमने पार्टिसिपल में चेंज किया तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया, यानी स्वतंत्र हो गया और ये फ्रेज बन गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, और यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया। अगला सेंटेंस हमने यहाँ पर क्या किया, वो सेंटेंस आगे बढ़ा दिया, ही वेंट टू मार्केट, ऐसे ही आगे बढ़ा दिया हमने। अब वो मार्केट गया तो किस लिए गया, किस उद्देश्य के साथ गया, तो ये टू बाई, ये इन्फिनिटिव है, उद्देश्य बतलाता है, ठीक है। वैसा ही जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया था, इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस बतलाया था, तो यहाँ पर हमने टू बाई और ये ट्वाइस कर दिया। तो हो गया ये कि ही वेंट टू मार्केट टू बाय, यानी वो बाजार गया ये खरीदने के लिए, क्या, टॉयज़ खरीदने के लिए। अब आगे वाले सेंटेंस में केवल एक काम की बात है, ये टॉयज़ किसके लिए खरीदे हैं, अपने यंगर ब्रदर के लिए खरीदे हैं, तो बस फॉर हिज यंगर ब्रदर अकेले आप रख देते हैं। और ये जो वांटेड नाम की क्रिया है ये भी वास्तव में उद्देश्य को ही प्रकट करती है, तो उद्देश्य प्रकट करने के लिए आपके पास एक इन्फिनिटिव ऑलरेडी है, तो ये क्रिया भी बेकार की ही हो गई और ये भी हट जाएगी और ये सेंटेंसेस, चारों सेंटेंस कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, द सन वॉज सेटिंग, सूर्यदेव अस्त हो रहे थे, ही वॉज हैविंग अ वॉक, वह एक वॉक ले रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि वो वॉकिंग कर रहा था, यानी टहल रहा था। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं, सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं और उधर वो टहल रहा है। अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको क्या करना चाहिए, एक सेंटेंस को आपको फ्रेज में बदलना पड़ेगा, कभी प्रेपोजिशन का प्रयोग करके और फिर या तो उसके बाद जेरंड या नाउन का प्रयोग करके। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए जैसे ही वॉज हैविंग अ वॉक, ये देखिए बड़ी आसानी के साथ आपने इसे जोड़ दिया। कैसे, दूसरा सेंटेंस हमने कुछ ऐसा लिखा, ही वॉज हैविंग अ वॉक, वह टहल रहा था, कब टहल रहा था, इस समय, तो आपने एक प्रेपोजिशन का प्रयोग किया एट। और सनसेट क्या है, एक प्रिसाइज टाइम होता है और जब सूर्यदेव अस्त हो रहे होते हैं उस टाइम के लिए आप बताने के लिए आपको एट का प्रयोग कर देना होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं एट सनसेट। अब ध्यान दीजिए ये अलग अलग कोई वर्ड नहीं है, एक्चुअली ये एक नाउन है। सनसेट माने सूर्यास्त, सनराइज
इसका मीनिंग क्या होता है? सूर्योदय। तो ये एक वर्ड होता है, नाउन के रूप में आता है और उससे पहले आपने एट का प्रयोग कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने कौन से नियम को प्रयोग किया है? आपने वही बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन बिफोर अ नाउन और जेरंड। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, इसको अच्छे से पढ़िए। तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट। तुलसीदास एक महान कवि थे। ही रोट द रामचरितमानस। उसने रामचरितमानस लिखी। ओके, इट इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज। जल्दी से पढ़िए, दिमाग दौड़ाइए और फिर देखिए इन तीनों ही सेंटेंसेस में क्या खूबियां हैं और फिर आप किस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। चलिए यहां से आपका 5 सेकंड शुरू होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जान लिया होगा कि यहाँ पर हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे भाई? जरा देखिए, यहाँ पर तुलसीदास एक नाउन, फिर इसके बाद अ ग्रेट पोएट कौन है? तुलसीदास ही है। तो ये दोनों, एक फ्रेज ये और एक नाउन ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इनको हम अगल बगल रख करके इनको केस इन अपोजिशन में चेंज कर सकते हैं, यानी अपोजिशन वाला नियम यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, आगे ही वही है तो ये हट जाएगा, यानी कालिदास ही है, ये समाप्त हो जाएगा। रोट एक नई क्रिया आई, अब आप इसको हटा नहीं सकते हो, यानी आप इसको लिखे रहेंगे। अच्छा, द रामचरितमानस, ये रामचरितमानस क्या है? होली बुक ऑफ द हिंदूज, यानी हिंदुओं की ये होली बुक है। तो आप अच्छे से देखिए कि इट को आप हटा सकते हैं, चूंकि इट किसके लिए आया है? द रामचरितमानस के लिए आया है। ये शब्द हम बड़ी आसानी से हटा ही सकते हैं। तो अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, चलिए मैं आपको लिख करके बतलाता हूं। तुलसीदास देखिए आपने क्या किया है, मैं यहाँ पर आपको बतला देता हूँ। देखिए तुलसीदास कौन है? ये है अ ग्रेट पोएट। अ ग्रेट पोएट कौन यहाँ पर किसको बतलाया जा रहा है? तुलसीदास को ही बतलाया जा रहा है। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हो गए। हमने यहाँ पर इस फ्रेज को इन अपोजिशन में रख दिया, यानी साइड बाय साइड रख दिया। तो उससे पहले कॉमा लगाया, इसके बाद में कॉमा लगाया। ये नियम मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले ही बतला चुका हूँ। फिर आगे वाला सेंटेंस बढ़ाया, क्रिया आई यहाँ पर रोट। चूंकि ये ही कौन है? वही तुलसीदास ही है, तो ये ही यहाँ से हट जाएगा और सीधे क्रिया आ जाएगी। अब क्या लिखा है उन्होंने? ये द रामचरितमानस ये लिखा है। यहाँ पर एक बार ये फालतू का लग गया, इसे हटा दीजिए। ओके, द रामचरितमानस, इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाया और फिर से एक वही केस इन अपोजिशन बनाया। क्या है यहाँ पर? देखिए, द होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक कौन सी है? ये है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस और ये दोनों एक ही चीज़ की ओर इशारा कर रही हैं, तो इनको भी आपने केस इन अपोजिशन में रख दिया, यानी यहाँ पर आपने इसे फ्रेज इन अपोजिशन में कन्वर्ट किया, यहाँ पर भी इसे फ्रेज इन अपोजिशन में कन्वर्ट किया। आसानी के साथ ये तीनों ही सेंटेंसेस जुड़ गए। है ना आसान? चलिए आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ। राम कौन थे? यहाँ पर भी आप देखिए इसी नियम का प्रयोग किया जाएगा। राम कौन थे? ये थे द सन ऑफ किंग दशरथ। तो राजा दशरथ का पुत्र कौन? राम। तो बस यहाँ से हटाओ, इसे भी आप केस इन पोजीशन में बदल दो, यहाँ से फुल स्टॉप हटाओ, ये दोनों अगल बगल आ गए। ठीक है ना? और ये सब्जेक्ट कौन है भाई? राम ही है। तो हटा दीजिए, इस ही को भी हटा दीजिए और सेंटेंस ये बन गया। देखिए बड़ी आसानी के साथ, राम द सन ऑफ किंग दशरथ वॉज बैनिस्ड। बस इतना सा आपको कर देना है, यानी राम जो कि किंग दशरथ के पुत्र थे उनको वनवास दिया गया था। ओके, बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अशोका वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया। अशोका कौन थे? द एम्परर ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी वही काम होगा भाई, देखिए जो आप पहले कर चुके हो। ठीक है, यानी अशोका के बाद में इसको रख दोगे तो ये केस इन पोजीशन में हो जाएगा। बस यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, आगे सेंटेंस लिख देंगे। क्या है? अशोका द एम्परर ऑफ इंडिया ही वर्कड फॉर। अब ही कौन है? वही अशोका है। तो अशोका ने काम किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज पीपुल, अपने लोगों के बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए काम किया। एक और सेंटेंस है, ही वॉज वेरी काइंड एंड जनरस। तो यहाँ पर उसकी विशेषता भी बतलाई जा रही है। क्या है विशेषता? कि वेरी काइंड एंड जनरस। किसकी विशेषता है? ये एम्परर की विशेषता है। तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो फिर उस एम्परर से पहले रखना होगा। कैसे बनेगा ये? अशोका अ वेरी काइंड एंड जनरस एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, आप इस तरीके से बनाएंगे। चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे लिखेंगे, अशोक ये देखिए बड़ी आसानी के साथ आपने इसको भी किया। क्या?
अशोक को रखने के बाद में आपने यहाँ पर द वेरी काइंड एंड जनरस एम्परर, ये आप देखिए यहाँ पर आप इसको फ्रेज ना माने क्योंकि यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स हैं, काइंड एंड जनरस, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं और दोनों अलग अलग मीनिंग रखते हैं। वो काइंड भी था, उदार भी था, ठीक है ना, और एम्परर के बारे में। तो जब इस तरीके से दो एडजेक्टिव्स हों, एंड से जुड़ जाएं, तो उसे उस नाउन के ठीक पहले ही रखना चाहिए जिसको वो मॉडिफाई कर रहा हो। हाँ, लेकिन जो फ्रेज होता है वो इस नाउन के बाद आता है। तो फिलहाल ये एडजेक्टिव ही है और आपने इसको एडजेक्टिव बनाकर इस एम्परर से पहले कुछ इस प्रकार से रख दिया और सेंटेंस को आगे वैसे ही बढ़ा दिया। वॉज नहीं बल्कि यहाँ पर ऑफ, एम्परर ऑफ इंडिया, बस इसके बाद वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज पीपुल, यानी अशोका जो कि भारत के एक बहुत ही दयालु और उदार सम्राट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रजा की बेहतरी के लिए काम किया। इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए जरा, लक्ष्मीबाई वॉज द रानी ऑफ झांसी, ये भी क्या है, ये भी केस इन पोजीशन में ऐसे ही चेंज हो जाएगा। यहाँ से वॉज हटाओगे, कॉमा लगाओगे और यहाँ पर फुल स्टॉप हटाकर कॉमा लगाओगे तो ये फ्रेज इन पोजीशन बन गया। देखिए लक्ष्मीबाई कौन, द रानी ऑफ झांसी, यानी झांसी की रानी, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ से हटाओगे और क्या बन जाएगा, लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी। और आगे वाला सेंटेंस क्या है, सी फॉट वेरी ब्रेवली, तो सी वही है, यानी ये भी हट जाएगा। फॉट एक बार हो ही चुका, यहाँ पर फॉट लिखा है, यहाँ पर फॉट, ये भी हट जाएगा। बस वेरी ब्रेवली ये एक एडवर्ब फ्रेज बचा, उसे बाद में रख दीजिए आप। फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश वेरी ब्रेवली। ये देखिए कितना आसान होता है, यदि आप लोग करना चाहें तो डरने से काम नहीं चलने वाला, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे एक्सरसाइज रखी होगी, आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, दिमाग जब चलेगा तभी आप ऐसा कर पाओगे। मैंने आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 8B छोड़ दी है, अब उस पूरी एक्सरसाइज को आपको हल करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस समय क्या करवा रहा हूँ, एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक की सारी एक्सरसाइजेज मैं हल करवा रहा हूँ। उनमें से कुछ एक्सरसाइज मैं आपको करने के लिए छोड़ रहा हूँ। मैंने यहाँ तक आकर के 8B आपके लिए छोड़ी है। अब इस एक्सरसाइज को आप करिएगा और करके और मुझे सेंड करिएगा, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर यहीं इस कमेंट बॉक्स में नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा। अच्छा चलिए अब और कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या लिखा है, ही वेंट टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गया। ही वॉज इल विथ फीवर, वो है बुखार से पीड़ित था। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम हैं और अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर रीज़न और रिजल्ट यानी कारण और परिणाम है। तो कारण क्या है, ये है, यानी बुखार से पीड़ित होना कारण है, इसलिए वो हॉस्पिटल गया। तो आपको मैंने बतलाया था कि जब दोनों ही सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति या वस्तु हो और यहाँ पर कारण और परिणाम जैसा कुछ हो तो वहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि जो काम पहले हुआ है, अर्थात ये वाली जो घटना, ये जो कुछ भी है, ये बात एक्चुअली ये स्टेट है, तो ये स्टेट पहले थी, तो इस स्टेट को प्रकट करने के लिए आप पहले इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए जरा, बीइंग इल, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने क्या किया है, सिंपली इस वाले सेंटेंस को पहले ले आए हैं और उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदला है। बीइंग इल विद फीवर, यानी बुखार से पीड़ित होने के कारण ही वेंट टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गया। बहुत ही सिंपल होते हैं सेंटेंसेस अगर आप करना चाहें। अगला सेंटेंस तो और भी ज़्यादा सिंपल है। देखिए, रेन वॉज प्लेंटिफुल, यानी ये रेन का मतलब क्या हो गया, बारिश। बारिश प्रचुर मात्रा में थी, अर्थात पिछले वर्ष बारिश खूब ढेर सारी हुई, प्रचुर मात्रा में हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि राइस चीप हो गया, यानी चावल। तो आप तो जानते हैं कि जब पानी अधिक भरा होता है तो चावल की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। अब लेकिन यहाँ पर आपको देखना यह है कि दोनों ही सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सेम थे, है ना। तो जब सेम होते हैं कारण परिणाम होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं और कारण और परिणाम होता है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तो बहुत ही सरल है, क्या करना है, इस रेन को उसकी क्रिया से एब्सोल्यूट करना है, यानी स्वतंत्र करना है। आपको कई बार बतला चुका हूँ कि सीधे क्या करना है, वाज वर हो तो बीइंग लगा देना है और सेंटेंस कैसे बन जाएगा, सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, रेन बीइंग प्लेंटिफुल, यानी वर्षा के
प्लेंटीफुल होने के कारण, यानी इस वर्ष वर्षा की प्रचुर मात्रा के कारण क्या हुआ, राइस। अब यहाँ पर इस राइस को ऐसे लिख करके यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, सेंटेंस को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर फिनिश हो गया। तो ये सेंटेंस बन गया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह। ओके, अब अगला सेंटेंस देखिए जरा। आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। आई हैव टू राइट अ लेटर विद इट, मुझे इससे एक पत्र लिखना है। तो भाई मुझे चाहिए एक पेन, तो किस लिए चाहिए, उद्देश्य बतलाया जा रहा है, तो यहाँ पर उद्देश्य है ये। और आप तो जानते हैं कि इन्फिनिटिव अपने आप में क्या करता है, उद्देश्य बतलाता है। ये आई एक ही व्यक्ति है, ये हटा दो, और हैव टू लिखना है, तो इसका भी मतलब इसी से निकल करके आ जाएगा, तो ये क्रिया भी यहाँ से चली जाएगी। अब इस सेंटेंस को कुछ ऐसे कर सकते हैं और इन्फिनिटिव का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आई वॉन्ट अ पेन, तो ये लीजिए ऐसे आपने जोड़ दिया। ये देखिए इन्फिनिटिव का आपने प्रयोग कर दिया, यहाँ पर आपने एक इन्फिनिटिव फ्रेज ले लिया, इतना सा। विद इट आप यहाँ से हटा ही सकते हैं, क्योंकि इट क्या है, पेन, और पेन को आप पहले ही मेंशन कर दे रहे हैं, तो वहाँ पर इट भी हट जाएगा। सो आई वॉन्ट अ पेन टू राइट अ लेटर, ठीक है, मैं चाहता हूँ, मुझे एक पेन चाहिए पत्र लिखने के लिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इस विद का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पेन से लिखना है, तो एक प्रीपोजिशन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। इट तो पहले ही मेंशन्ड है, इट किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है, तो अब पेन वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इट लिखने की ज़रूरत है। सिंपली आप विद लगा देंगे तो पूरा का पूरा मीनिंग निकल करके यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ओके, चलिए अच्छा अगला सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई अ फ्लैट, वह एक फ्लैट नहीं खरीद सकता है। तो यहाँ पर भी हम इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करेंगे। अगर आपने वो वाली एक्सरसाइज देखी है तो मैंने वहाँ पर आपको बतलाया है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं जब परिणाम प्रकट हो। क्या है, यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति का कोई गुण या दोष बतलाया जाता है। यहाँ पर ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, ठीक है ना, तो ये उसका दोष है। किस लिए, और उस दोष का परिणाम ये निकलता है। इस कारण से यहाँ पर उसकी क्षमता या अक्षमता सिद्ध होती है। तो जब किसी गुण या दोष के कारण किसी व्यक्ति की क्षमता या अक्षमता प्रकट होती है, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, पहले वाले सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ जो एडवर्ब है उसको आप टू में बदल देते हो, ये TOO, और सेंटेंस ऐसे बनता है, ही इज़ टू पुअर, वह इतना गरीब है। काहे के लिए इतना गरीब है, इसके लिए, यानी टू बाई, तो आपको यहाँ पर टू बाई अ फ्लैट ऐसे लिख देना होगा, अ फ्लैट। इसका मीनिंग वही होता है भाई, मैं आपको पहले भी बतला चुका हूँ, इसका मीनिंग वही होता है क्या, कि वह इतना गरीब है कि फ्लैट खरीद नहीं सकता, यानी फ्लैट खरीदने के लिए वो बहुत ज़्यादा गरीब है। ऐसा सेंटेंस आप पहले कर चुके हैं। अगर ये सब कुछ नया नया लग रहा है तो पीछे वाले वीडियोस जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। मोहन ऑल्सो वेंट विद हिम, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो मार्केट गया, यहाँ पर भी वेंट ये भी बेकार हो गई। ऑल्सो भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है जब इसको एंड से जोड़ देंगे। अच्छा, विद हिम कौन है, यानी इसी के साथ में गया, तो ये भी बेकार है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं खाली मोहन अकेले हैं, यहाँ पर दो व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं। तो आपको सबसे अंतिम नियम जो मैंने आपको बतलाया है पिछले ही पीरियड में, आपको जो बतलाया मैंने कि जब दो व्यक्तियों को जोड़ना है तो आप, यानी दो नाउन्स को जोड़ना है या प्रोनाउंस को जोड़ना है, तो आप क्या करें, एंड का प्रयोग कर दीजिए। ओके, कुछ ऐसे, ही एंड मोहन, ठीक है, बस इतना के लिए करना है। ही एंड मोहन वेंट टू मार्केट। ओके, इस तरीके से इन सेंटेंसेस को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपने कंजंक्शन का प्रयोग किया है, लेकिन कंजंक्शन का प्रयोग करते समय आपको बहुत सारी सावधानियों को फॉलो करना होता है, और वो क्या है सावधानियाँ, ये मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपने कुछ छूटा हुआ है, कोई मिसिंग्स हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में मैंने अभी तक 15 सेंटेंसेस आपको करके बतला दिए हैं, 18 सेंटेंसेस इस एक्सरसाइज में हैं। अब 2-3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो बहुत ही इजी हैं। ऐसा ही एक और था कंजंक्शन के रूप में जोड़ने वाला, और एक ऐसा था एडजेक्टिव का प्रयोग करने वाला। तो उन सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पर जानबूझकर नहीं किए हैं, क्योंकि वो बहुत ही ईजी हैं, आप लोग उन्हें कर लेंगे। चलिए, अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज नंबर 8B आप ज़रूर करेंगे, और करके मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। मैं वहाँ पर चेक करूँगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करके भेज सकते हैं, मैं वहाँ पर
चेक करके और कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपको उसको रिप्लाई कर सकूँ। चलिए आज इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बतला दूँ अगला जो वीडियो होगा अब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर होगा। अब वहाँ से इनको देखना आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।